ज़रा सोचिए, आप और आपके दोस्त तेज़ तूफ़ानी बर्फ़बारी में किसी ऊंचे पहाड़ के ऊपर आबादी से मीलों दूर किसी टेंट में बैठे हैं, घबराए हुए सहमे हुए आग के इर्द गिर्द। और आप सबको पता है कि बाहर इस टाइम बर्फीले तूफ़ान में आपके टेंट के आसपास कोई चीज़ भटक रही है, उसके कदमों की आहट आपको सुनाई दे रही है, लेकिन बस अंदर आप और आपके दोस्त खामोशी से बैठ के टेंट के पार उसकी परछाई देख रहे हैं। आखिर क्या करेंगे आप ऐसे टाइम पे जहां दूर दूर तक कोई आबादी भी ना हो। दोस्तों, ये बात है 1959 की, जब माउंटेन हाइकर्स के एक ग्रुप ने खतरनाक एडवेंचर करने का फैसला किया। उन्होंने सोवियत यूनियन, जो कि आज का रशिया है, उसके वेस्टर्न पहाड़ों में जाने का सोचा, जो कि सारा साल तूफानी बर्फबारी में ढका रहता है। उस ग्रुप में 9 बहुत ही माहिर लड़के और लड़कियां थे जिनको हाइकिंग का अच्छा खासा तजुर्बा था, मगर अफसोस उनको क्या पता था कि यह एडवेंचर उनकी ज़िंदगी का आखिरी एडवेंचर साबित होगा। बहुत से डिटेक्टिव्स और जर्नलिस्ट ने इस केस के ऊपर आधी सदी से ज़्यादा का वक्त लगा दिया, मगर फिर भी आज तक ये राज महज सिर्फ एक राज ही बनकर किताबों में गुम हो गया, जो उन 9 लोगों के साथ उस रात को हुआ। आज हम बात करेंगे द डियाटलव पास इंसिडेंट के बारे में। 23 जनवरी 1959 की सुबह 10 माउंटेन हाइकर्स के ग्रुप ने किसी पास के गांव से एक ट्रेन पकड़ी, जो कि सीधा सोवियत यूनियन के बीचों बीच बर्फीले तूफानी उरल की पहाड़ियों की तरफ जा रही थी। उस टीम में टोटल 8 लड़के और 2 लड़कियां थीं, और उस टीम के लीडर का नाम था इगोर द्यातलव, जो कि एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड माउंटेन हाइकर था। थोड़ी देर के बाद जैसे ही ट्रेन घने दरख्तों से भरे पहाड़ों के दरमियान से गुजरना शुरू हुई, तो उनमें से एक बंदा बोला, न जाने उस पार कौन सा एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा है, आखिर क्या चीज़ हमें नहीं देखने को मिलेगी। अगले कई दिनों तक वो लोग सिर्फ सफ़र में रहते हैं, कभी बस, कभी ट्रैक्टर, कभी गाड़ी, कभी खच्चर और घोड़े, और अब तो वो पैदल चलना शुरू हो गए थे। 5 दिनों के इस लंबे सफ़र के बाद 28 जनवरी को उनमें से एक हाइकर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसको काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है, मगर अफसोस वो इस काबिल ना रहा कि अब वो आगे मज़ीद सफ़र कर सके। मजबूरन उसको अपनी टीम को वहीं पे अलविदा कहना पड़ा। ये तस्वीर उस वक्त के जब वो लोग अपने अलग अलग रास्ते जा रहे थे, मगर किसी को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। 9 लोगों के इस ग्रुप ने अब अपना सफ़र जारी रखा, और साथ साथ उन्होंने अपने इस पूरे एडवेंचर को एक डायरी और एक कैमरा में भी नोट किया, ताकि बाद में ये लोग उसको देख सकें। तहकीक के वक्त जब इन पिक्चर्स और डायरीज़ को रिसर्चर्स ने देखा, तो इसमें उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। उस डायरी और कैमरा में वही सारी चीज़ें थी जो कि होनी चाहिए एक एडवेंचर बुक में। मतलब कि उन्होंने सिर्फ अपने एडवेंचर के बारे में जिक्र किया हुआ था, ठंड, बर्फ़बारी, और कुछ भी ऐसा अजीब नहीं था जो कि इस हादसे की तरफ इशारा कर रहा था जो बुरी हालत उनके साथ हुई। खैर, आखिरकार 8 दिनों के इस लंबे सफ़र के बाद 1 फरवरी को वो लोग अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। उस पहाड़ के बिल्कुल नीचे बॉटम पे एक कच्ची बस्ती थी, और उस बस्ती का नाम था मानसी, और मानसी के लोग उस पहाड़ को डेड माउंटेन भी कहा करते थे। बहरहाल उन गांव के लोगों की बातों को उन हाइकर्स ने बुरी तरह नज़रअंदाज किया और पूरा दिन उस पहाड़ पे हाइकिंग की। जब वो लोग चोटी से कुछ 100 मीटर दूर थे, तो वहीं पे उन्होंने रात को कैंपिंग करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि आज रात को हम यहीं पे टेंट लगाएंगे और कल सुबह चोटी तक चले जाएंगे। ये हैं वो आखिरी तस्वीरें हैं जो डिटेक्टिव्स ने कैमरा में से रिकवर की, और डायरी में उनके आखिरी अल्फाज ये लिखे थे, कोई सोच भी नहीं सकता कि इन तूफ़ानी बर्फीली पहाड़ियों में हम किस हाल में हैं, इंसानों से सैकड़ों किलोमीटर दूर। अब उस रात उन हाइकर्स के साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि आज तक महज सिर्फ एक राज ही है, और उन हाइकर्स के साथ वहीं बर्फ़ में दफन होकर रह गया। पूरा 1 महीना गुजर गया और उन हाइकर्स का कुछ अता पता नहीं। जब उनके दोस्त और घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हुए, तो उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की और एक सर्च पार्टी बनाई गई उनको ढूंढने के लिए। 26 फरवरी को सर्च पार्टी ने अपना मिशन स्टार्ट किया, और एक काफ़ी लंबे रेस्क्यू मिशन के बाद आखिरकार उनको वो टेंट मिल ही गया। रेस्क्यूअर्स ने जब उस टेंट को दूर से देखा, तो वो बहुत ही बुरी तरह से फटा हुआ था। जब रिसर्चर्स ने पास जाकर उस टेंट का जायज़ा लिया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने अंदर से उस टेंट को चाकू से फाड़ा हो, और टेंट के अंदर उन हाइकर्स के जो भी साजो सामान, इक्विपमेंट्स और खाने पीने की चीज़ें थी, वो सारी बिल्कुल तरतीब में अपनी जगह पे वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी। तो अब सवाल यह है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने उन हाइकर्स को टेंट फाड़ कर भागने पर मजबूर किया। अगले दिन रिसर्चर्स को उस पहाड़ी के नीचे फुटप्रिंट्स मिले। वो फुटप्रिंट्स सीधा जंगलों की तरफ जा रहे थे, घने दरख्तों के अंदर। उन फुटप्रिंट्स को जब पास से जाकर देखा गया, तो ऐसा लग रहा था जिस तरह एक ग्रुप यहाँ से बहुत ही सुकून से चल के गया हो। मतलब कि उसको देख के बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई हड़बड़ी में भागते हुए या तेज तेज बर्फ में से गुजरा हो। ये तमाम चीज़ें सर्च पार्टी को मजीद परेशानी में डाल रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उन हाइकर्स के साथ, जिसकी वजह से पहले तो वो लोग डर के हड़बड़ी में टेंट फाड़ के भागे, और उसके बाद वो लोग सुकून से चल कर जाने लगे। सर्च पार्टी ने तकरीबन आधे किलोमीटर तक उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया,
और जैसे जैसे वो फुटप्रिंट्स जंगल के अंदर मजीद गहराई में जा रहे थे वैसे वैसे वो गायब होते जा रहे थे और एक पॉइंट पे आके उनके फुटप्रिंट्स मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक गए। उसके बाद रिसर्चर्स ने उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया जिस तरफ वो फुटप्रिंट्स जा रहे थे। काफ़ी देर तक उस रास्ते पे चलने के बाद सर्च पार्टी को एक बहुत ही ख़राब दरख्त मिला। उस दरख्त के बिल्कुल नीचे कैंप फायर के निशानात थे और पास ही 2 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। 2 महीने तक लगातार सर्च ऑपरेशन करने के बाद रेस्क्यूअर्स को आखिरकार बाकी सारी लाशें भी मिल गई। मगर दोस्तों अब यहाँ पे शुरू होती है असल कहानी। जिन 2 लोगों की लाशें सर्च पार्टी को दरख्त के नीचे मिली उनके ऊपर कोई भी गर्म कपड़े नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक पतली सी टी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहने हुए थे। बाकी सर्दी से बचने का कोई भी सामान नहीं था, जैसे कि गर्म जैकेट्स, टोपियाँ, सॉक, ग्लव्स वगैरह कुछ भी नहीं। रिसर्चर्स के मुताबिक उनकी मौत के वक्त वहाँ का टेम्परेचर तकरीबन -30 डिग्री सेंटीग्रेड था। जिस दरख्त के नीचे वो लाशें मिली वो दरख्त तकरीबन 50 फीट ऊपर तक बुरी तरह से टूटा हुआ था। उसकी टहनियाँ, तने वगैरह सारी टूटी हुई थी, जिस तरह कोई ज़बरदस्ती उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि वो लोग रात के उस घने अंधेरे में दरख्त के ऊपर चढ़कर दूर कोई आबादी, कोई बस्ती या कोई टेंट वगैरह ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपनी जान बचाने के लिए, या शायद वो लोग किसी चीज़ से बचने के लिए उस दरख्त पर चढ़े हों। थोड़े ही फासले पे उस दरख्त से कुछ मीटर्स दूर रिसर्चर्स को मज़ीद 3 लोगों की लाशें मिली। जब करीब जाके उन लाशों को देखा गया तो उनके ऊपर गर्म कपड़े थे, मगर इतने ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं थे जो कि ठंड से बचने के लिए पहने जाते। जब उन लाशों का करीब से मुआयना किया गया तो ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वो लोग किसी चीज़ से बच के भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उन हाइकर्स की डायरेक्शन अपने टेंट की तरफ थी, जिससे पता लग रहा था कि वो लोग वापस अपने टेंट की तरफ भाग रहे हैं। और उनके जिस्म पे इस दफ़ा निशानात भी थे ज़ख्म और चोटों के। तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर किसी चीज़ का हमला हुआ था, मगर उनकी मौत उन ज़ख्म या चोटों की वजह से नहीं बल्कि शदीद ठंड की वजह से हुई। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उनको इस तूफ़ानी बर्फ़बारी में बाहर निकलना पड़ा? अब हमें उन 9 में से 5 लोगों की लाशें तो मिल गई, बाकी के 4 हाइकर्स की लाशें उनको एक खाई में पड़ी हुई मिली 15 फीट बर्फ़ के नीचे। अब यहाँ से बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले जो 2 हाइकर्स मिले जिन पे से कपड़े गायब थे वो उनको दरख्त के नीचे मिले। थोड़ी ही दूर इनको 3 और मिले जो कि टेंट की तरफ भाग रहे थे। और अब दरख्त की बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में पहाड़ के बिल्कुल बॉटम पे उनको 4 और लाशें मिली, जिनमें से 3 शदीद बुरी तरह इंजर्ड थी। एक का सर बहुत बुरी तरह से खुला हुआ था और 2 की पसलियाँ बहुत बुरी तरह से फ्रैक्चर थी, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी थी। पहले तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी मौत की वजह यही बनी कि वो लोग किसी ऊंची जगह से गिरे और इतने फ्रैक्चर्स की वजह से उनकी मौत हो गई। मगर पोस्टमार्टम के बाद जब डॉक्टर्स के पास एक डिटेल रिपोर्ट आई तो उसको देख के ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह गए, क्योंकि ये सब चोटें जो उनको लगी, ये जो उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हुई, उनका सर खुल गया, ये सारा कुछ उनकी मौत से पहले हुआ। और उनकी मौत की वजह तो ठंड थी। पहले तो डॉक्टर्स ने यह अंदाज़ा लगाया कि जब वो लोग उस खाई में गिरे थे तब ज़ोर से गिरने की वजह से उनको ये फ्रैक्चर्स आए और उसके बाद वहाँ पे पड़े पड़े उनकी मौत हो गई, क्योंकि वो ठंड में कहीं जा नहीं सकते थे अपनी जान बचाने के लिए। अब सुनने में तो ये बहुत ही लेजिट रीज़न लगती है, मगर अफसोस डॉक्टर्स ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन लाशों के साथ एक और चीज़ भी हुई थी जिसने उन डॉक्टर्स के रोंगटे खड़े करके रख दिए। उनकी हालत पतली हो गई जब उन्होंने देखा कि उनमें से 2 लाशों की आँखें गायब हैं और एक लड़की की ज़ुबान खींच के निकाली गई है, ना कि काट के। अब देखने में तो ये किसी भी जंगली जानवर का काम नहीं लगता, क्योंकि कोई भी जानवर होता तो वो उनको चीर फाड़ के खा जाता। कोई जानवर इतना समझदार और इतना अक्लमंद नहीं होता कि वो किसी की आंखें इतनी बारीकी से निकाल ले। हाँ, परिंदे कर सकते हैं, लेकिन परिंदे एटलीस्ट ज़ुबान खींच के नहीं निकाल सकते। उनको ज़ुबान को किसी तरह काटना पड़ता है और आपको पता है परिंदों में इतनी ताकत नहीं होती कि वो ज़ुबान खींच के निकाल दें। अभी तक तो उनकी मौत की वजह सिर्फ एक मिस्ट्री थी, मगर डॉक्टर्स के असल रोंगटे तो तब खड़े हुए जब उन्होंने देखा कि एक की नाक बुरी तरह से टूटी हुई है और साथ ही साथ उसकी गर्दन बहुत बुरी तरह से मुड़ी हुई थी। उनको लगा कि शायद इसकी गर्दन मुड़ने की वजह से इसकी मौत हुई, मगर जब उसकी गर्दन का एक डिटेल्ड पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि उसकी गर्दन इस हद तक मोड़ी गई थी कि जिससे उसको बुरी तरह से तकलीफ हो मगर उसकी मौत ना हो। और साथ ही साथ उन सारी लाशों की मौत की वजह थी ठंड से मरना, ना कि इन जख्मों और चोटों से। अब इन सारे सिनेरियोज को देखने के बाद डॉक्टर्स एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे। जिस चीज़ ने भी इन लोगों पे हमला किया उस चीज़ ने इन्हें बहुत मारा, लेकिन सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया, बाकी ज़िंदा रहने के लिए भी नहीं छोड़ा। और उसके बाद वो लोग वहीं पे तड़प तड़प कर ठंड से मर गए। एक और चीज़ जिसने उन डॉक्टर्स को बहुत बुरी तरह से परेशान करके रखा हुआ था वो ये कि जो खाई में उन 4 लोगों की डेड बॉडीज़ मिली उनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव थे। अब जिन लोगों को रेडियो एक्टिव का नहीं पता उनको मैं बहुत ही आसान अल्फाज में समझाता हूँ।
एक रेडियो एक्टिव चीज़ या रेडियो एक्टिव एलिमेंट पार्टिकल एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने अंदर से बहुत जहरीली शवाएं छोड़ती है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक जो न्यूक्लियर बम होता है उसके अंदर भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम यूरेनियम कहते हैं। जब जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम मारा गया तो वो सिर्फ तबाही मचा के गायब नहीं हो गया, उसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे वो वहाँ पे पूरी जगह फैल गए और आज भी उसके असरात इतने ज़्यादा हैं कि वो लोग वहाँ पे कुछ भी खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते और आज भी जो बच्चे वहाँ पे पैदा होते हैं उनकी बॉडीज़ में कोई ना कोई ख़राबी होती है। तो इस किस्म का डैमेज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स दे सकते हैं एक लंबे अरसे तक। अब इसी तरह उन 4 लोगों के जो कपड़े मिले वो बहुत ही ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव थे। 3 महीने की बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद उन्होंने 28 मई को इस केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया और रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा कि मौत की वजह यह बनी कि हाइकर्स के ऊपर कोई ऐसी मुश्किल आ पड़ी जिसका वो सामना नहीं कर सके। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दोस्तों अब बारी है इस केस को सॉल्व करने की। जितनी भी रिपोर्ट्स, एविडेंसेस और डाटा हमें मिला इस केस के रिलेटेड उस सब की मदद से हम लोग इस केस का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में क्लोज कर लेंगे। अगर आपकी स्क्रीन पे पार्ट 2 आ रहा है तो अभी क्लिक करके ओपन कर लो और अगर नहीं आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जब भी पार्ट 2 अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।